हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा जो स्क्यूइंग है या आपके पास उससे पिछला लेक्चर देखें तो कपलिंग कांस्टेंट के बारे में काफी हद तक काफी डिटेल में कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनएमआर की रेंजेस अब हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एनएमआर की रेंजेस आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, दैट इज केमिकल शिफ्ट, जो मैं आपके पास में कह रहा हूं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप उसको लर्न कर लेंगे तो आपके लिए एनएमआर बहुत इजी हो जाएगी। अब आपके पास मैं यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज शेयर करूंगा। ये वैल्यूज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। किसी भी अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो उसकी एक खास बात ये रहती है कि अगर आपको कभी भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उसकी जो वैल्यूज हैं वो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आइडिया होना चाहिए, उसका एक फील आपको होना चाहिए। अगर आप उन वैल्यूज को लर्न कर लेंगे तो आपको इवन अगर कंसेप्ट उतने अच्छे से ना भी आए तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को थोड़ा याद करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे लर्न है तो आपको भी लर्न हो सकती है। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी वैल्यूज हैं वो उसको आपने थोड़ी देर के लिए लर्न करना है। अगर आपको वो लर्न नहीं हो रही है तो कोशिश करें इस वीडियो को बार बार रिवाइज करने की, बार बार सुनने की, ताकि आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाए। मैं कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ द वैल्यूज कवर करने की इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एक वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जो वैल्यूज मतलब रेंजेस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं जो मोस्ट कॉमन जो आपके पास रेंजेस है वो तो डिस्कस करूंगा ही, साथ में कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज भी डिस्कस करूंगा कि कौन सी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी आती है। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है तो इसको लर्न करना है आपने। चलिए सबसे पहले मैं एल्केन्स की बात करता हूं। एल्केन, तो एल्केन में आपके पास तीन मेन रेंजेस आपके पास आती हैं। एक मिथाइल, दूसरा मिथाइलिन और तीसरा आपके पास मिथीन। अब आपके पास तीन अगर आपके पास रेंजेस आती हैं तो जो मिथाइल प्रोटोन है इट इज RCH3, टेबल भी मैं आपके साथ दे रहा हूं साथ साथ में। जो RCH3 है वहां पे आपके पास जो वैल्यू आती है उसकी आती है 0.7 to 1.3 ppm। देख लीजिए, मैच कर सकते हो आप टेबल, 0.7 to 1.3 ppm तक उसकी वैल्यू लाई करती है। सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपके पास मिथाइलिन है दैट इज R2CH, उसमें अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो वैल्यू आती है आपके पास दैट इज 1.2 to 1.4 ppm। तो मिथाइल प्रोटोन के लिए आपके पास क्या आती है, मतलब R2CH जो है मिथाइलिन प्रोटोन के लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.2 to 1.4 ppm। मिथीन दैट इज आपके पास R3CH की बात करता हूं तो उस टाइम आपके पास जो वैल्यू आती है आपके पास आती है 1.4 to 1.7 ppm। एक चीज याद रखनी है कि जो भी मैं आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो वैल्यूज हैं जो आपके पास मैं जहां पे हाइड्रोजन को कलर्ड मैंने मार्क किया है। जहां जहां आपके पास हाइड्रोजन कलर्ड मार्क्ड है तो मतलब वो आपके पास मैं वैल्यूज वहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो आपके पास मतलब मैंने आपको बस मिथाइल की बता दी, मिथाइलिन की बता दी और मीथीन की बता दी, तीनों वैल्यूज। और अभी इसके बाद हम इस रेंजेस को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन सी रेंजेस किसके लिए लाई कर रही है, क्यों लाई कर रही है और किस तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बढ़ना है। सेकंड आपके पास यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने कहा भी था कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, जो कपलिंग कांस्टेंट का लेक्चर था उसमें मैंने आपके डिस्कस भी किया था। कौन सा लेक्चर है अभी, आई थिंक दैट इज दिस इज 12th लेक्चर। तो आपके पास कौन सा है, दैट इज 10th लेक्चर, ठीक है, उसमें आपके पास ये डिस्कस किया है। तो मैंने आपको यहां पे बता देता हूं कि आपके कपलिंग कांस्टेंट जो है वहां पे क्या रहता है, 7 to 8 हर्ट्ज। जो आपके पास 3 बॉन्ड कपलिंग है, जब 3 बॉन्ड कपलिंग एल्केन्स में डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहां पे 7 to 8 हर्ट्ज आपके पास क्या आती है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो ये थी अभी आपके पास क्या, एल्केन्स के बारे में। दूसरा अब आपके पास मैं चलता हूं, नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज एल्कीन्स। अब हम एल्कीन्स में रेंजेस देख लेते हैं। आपके पास एल्कीन्स में जो रेंजेस है वो किस तरीके से आपके पास आती है। तो जो एल्कीन्स होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है, विनाइलिक एंड एलाइलिक प्रोटॉन्स वहां पे हो सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर विनाइलिक प्रोटॉन्स होंगे तो उसमें जो रेंज लाई करती है वो 4.5 to 6.5 ppm लाई करती है। कितनी लाई करेगी, 4.5 to 6.5 ppm। अगर आपके पास विनाइलिक प्रोटोन में 4.5 to 6.5 ppm लाई कर रही है
अब मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, एलाइलिक की तरफ। तो एलाइलिक की जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो क्या आती है, 1.6 टू 2.6 ppm। तो ये आपके पास एल्कीन्स के मैंने रीजंस बताए, किसके लिए, डेल्टा वैल्यूज के लिए। अब आपके पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज भी मुझे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे हालांकि जो जब इसका एनएमआर का जो स्पेक्ट्रम देखता हूं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, थोड़ा मुश्किल रहता है फाइंड आउट करने के लिए, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों। लेकिन अभी आपके पास मैं रेंजेस डिस्कस कर रहा हूं, तो रेंजेस पे आते हैं। आपको पता है जब आपके पास डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या हो सकता है, आपके पास अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म वहां पे आती है तो कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि बॉन्ड से के थ्रू आपके पास जो वैल्यू है वो अच्छे से मतलब ट्रांसफर होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपके पास उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। तो अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि आपके पास कितनी आ रही है, 11 टू 18 हर्ट्ज। तो आपके पास अगर ट्रांसफॉर्म है, और आपके पास ट्रांसफॉर्म में अगर आपके पास मैं बात कर रहा हूं तो कितनी, 3 बॉन्ड कपलिंग की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 11 टू 18 हर्ट्ज। लेकिन अगर मैं इसके बाद आगे चलता हूं, दैट इज क्या, 3 बॉन्ड कपलिंग अगर मेरे पास सिस फॉर्म है तो उसके पास आ सकती है आपके पास वैल्यू 6 टू 15 हर्ट्ज। कितनी आ सकती है, 6 टू 15 हर्ट्ज। सिस में थोड़ी कम रहती है, ट्रांस में थोड़ी ज्यादा जाती है। तो ये आपके पास हो गया सिस। अब आपके पास वहां पे जेमिनल प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, जेमिनल प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। अगर आपके पास जेमिनल प्रोटॉन्स हैं तो आपके पास वहां पे क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। जेमिनल प्रोटॉन्स के लिए जो वैल्यू आती है दैट इज 0 टू 3 हर्ट्ज। कितनी आती है, 0 टू 3 हर्ट्ज, ठीक है। और आपके पास अगर मैं एलाइलिक जो आपके पास पोजीशंस है, या आपके पास 4 बॉन्ड कपलिंग की बात कर रहा हूं, अभी तो मैंने आपके पास 2 बॉन्ड कपलिंग बता दी आपके पास, तो वो भी आपके पास क्या रहती है, सेम वैल्यू देती है, 0 टू 3 हर्ट्ज। नेक्स्ट करते हैं आपके पास दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आपके पास अगर मैं बात करूं तो एरोमेटिक में आपके पास क्या आ सकते हैं, फिनाइल के ऊपर हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, मींस टू से एरोमेटिक हाइड्रोजन्स हो सकते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन्स के लिए जो वैल्यू आती है वो किस रेंज में लाई कर सकती है, 6.5 टू 8.0 ppm। किसमें रेंज लाई करेगी ये, 6.5 टू 8.0 ppm के बीच में ये रेंज लाई करती है। जब आपके पास इतनी रेंज ये लाई करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनाइसोट्रोपी की वजह से आपके पास ये है जो डेल्टा वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई है, कहां तक, 10 की तरफ मूव कर गई है। दूसरा आपके पास जो बेंजाइलिक प्रोटोन है, दैट इज कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है, जो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा है उस पे अगर हाइड्रोजन रहते हैं तो उस टाइम कौन सी वैल्यू आती है वो देखते हैं। तो उस टाइम जो रेंज आती है दैट इज 2.3 टू 2.7 ppm। कितनी आती है, 2.3 टू 2.7 ppm। ये भी थोड़ी ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने डेल्टा वैल्यू बता दी। अब मुझे किसकी डिस्कशन करनी चाहिए, मुझे डिस्कशन करनी चाहिए किसकी, तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन्स हैं तो उस पे जो जे वैल्यू है वो कितनी आएगी, पैरा पोजीशंस पे जो हाइड्रोजन्स है वो कितनी आएगी, मेटा के लिए कितनी आएगी। तो अगर ऑर्थो पोजीशंस पे अगर हाइड्रोजन्स होंगे तो उस टाइम जो जे वैल्यू है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो आती है 7 टू 10 हर्ट्ज। और अगर आपके पास मैं यहां पे आगे चलता हूं, दैट इज ऑर्थो के बाद मेटा की तरफ चलता हूं, तो कितनी आती है, 2 टू 3 हर्ट्ज। और अगर और आगे चलता हूं तो कितनी आती है, 0 टू 1 हर्ट्ज, दैट इज किसकी तरफ, पैरा के पास। तो एक कपलिंग की कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब आपके पास यहां पे मैंने क्या कर लिया, एरोमेटिक डिस्कस कर लिया। अब मेरे पास एक और चीज आती है दैट इज एल्काइंस। एल्काइंस आपके पास टर्मिनल हो सकती हैं और नॉन टर्मिनल्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइंस हैं तो आपके पास जो रेंज लाई कर सकती है उस प्रोटॉन के लिए, एसिटाइलिनिक प्रोटॉन जो है उसके लिए जो रेंज लाई कर सकती है वो लाई करती है 1.7 टू 2.7 ppm। कितनी लाई कर सकती है, 1.7 टू 2.7 ppm। और अगर आपके पास मैं थर्ड पोजीशन की तरफ जाता हूं, ठीक है, थर्ड पोजीशन मतलब आपके पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है अंदर ले गया, तो लास्ट में देखिए आपके पास जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है प्रोटॉन उस पोजीशन पे रहेगा, तो इन दैट केस आपके पास जो वैल्यू लाई करेगी सेम जैसे 1.6 टू 2.6 की लाई करती है। अगर यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैं देखता हूं तो यहाँ पे भी आपके पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 टू 3 हर्ट्ज हो सकती है। नेक्स्ट करता हूं, ये तो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। एरोमेटिक के बाद मैं नेक्स्ट भी देख सकता हूं, ठीक है, कि जो आपके पास एल्काइल हैलाइड्स है उसमें क्या हो सकता है। तो अगर एल्काइल हैलाइड है ना, तो एल्काइल हैलाइड में क्या हो सकता है, आपके पास आयोडीन हो सकती है अटैच्ड,
अल्फा पोजीशंस के हाइड्रोजन्स की डिस्कशन करूंगा, बीटा और गामा की बात नहीं करूंगा। तो आपके पास हाइड्रोजन्स मतलब आपके पास जहां पे है उसके साथ में उस कार्बन पे जिस पे अब हाइड्रोजन उसी के साथ में क्या है आपके पास जो आपके पास हेलोजन्स है वो है। तो अगर आयोडीन रहता है और अल्फा कार्बन पे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू रेंज लाई करती है 2.0 टू 4.0 ppm के बीच में लाई करती है। अगर आयोडीन की जगह मैं ब्रोमीन लगा देता हूं तो यही रेंज आपके पास किस में लाई करेगी, ये रेंज लाई करती है आपके पास 2.7 टू 4.1 ppm के बीच में। अगर कार्बन के साथ में अब आपके पास मेरे पास क्या हो सकता है, क्लोरीन हो जाता है तो यहाँ पे रेंज लाई कर सकती है 3.1 टू 4.1 ppm। और अगर आपके पास मैं यहां से आपके पास फ्लोरीन पे जाता हूं तो फ्लोरीन की वैल्यू आती है 4.2 टू 4.8 ppm। ये आपके पास मैंने वैल्यूज बता दी। अब एक बात याद रखना है कि यहाँ पे एक आपके पास केस है, दैट इज क्या, आपको पता है कि फ्लोरीन की जो आपके पास मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जो स्पिन की वैल्यू है वो क्या होती है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस स्पिन होती है कितनी होती है 1/2। तो वो भी आपके पास क्या कर सकता है, कपलिंग शो कर सकता है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड कपलिंग की वैल्यू आती है 50 हर्ट्ज। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज तक वैल्यू आ सकती है। तो आपके पास मतलब अल्फा जो कार्बन है उसमें अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो वहां पे आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे वो आपके पास क्या कर सकता है, कपलिंग शो कर सकता है। दैट इज सॉरी 1 बॉन्ड नहीं, आपके पास यहाँ पे 2 बॉन्ड कपलिंग होगी क्योंकि आपके पास कार्बन के साथ फ्लोरीन है और आपके पास हाइड्रोजन है। तो इन दैट केस आपके पास क्या रहेगी, 2 बॉन्ड कपलिंग, और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50 हर्ट्ज। अगर मैं इससे आगे जाता हूं, ठीक है, 3 बॉन्ड कपलिंग तो आपके पास कितनी आती है 20 हर्ट्ज तक ये वैल्यू आ सकती है। तो ये मैंने आपके पास बता दिया क्या, एल्काइल हैलाइड्स। अब मैं थोड़ा और आगे जा सकता हूं, किसकी तरफ जा सकता हूं, एल्कोहल्स की तरफ। तो अगर आपके पास मैं एल्कोहल की बात करता हूं तो एल्कोहल में आपके पास जो वैल्यू लाई करती है डेल्टा वैल्यू, वो आपके पास लाई कर सकती है 0.5 टू 5.0 ppm। कितनी लाई कर सकती है 0.5 टू 5.0 ppm। उसके क्योंकि मैंने आपको बोला ब्रॉड पीक आती है, थोड़ा मतलब ये आपके पास डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है अल्कोहल की, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपके पास अगर मैं अल्कोहल बोल रहा हूं तो अल्कोहल की जो आपके पास कार्बन जिससे अटैच्ड होगा अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा, तो उस टाइम आपके पास जो वैल्यू आएगी हाइड्रोजन के लिए वो आएगी 3.2 टू 3.8 ppm। इसमें आपके पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है पर इतना सिग्निफिकेंस रहता नहीं है इसका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते इसकी, क्योंकि जो पीक आती है वो क्या आती है, इसमें ब्रॉड पीक्स आती हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता प्रॉपर कि कितनी आपके पास जो जे वैल्यू है वो आ रही है। तो इसलिए इसका इतना सिग्निफिकेंस है नहीं यहाँ पे जे वैल्यू का इसके लिए, तो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा उसकी जे वैल्यूज को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब आपके पास ईथर की बात करता हूं, तो ईथर में आपके पास मैं बात करूं तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा कार्बन होगा, और इन पे आपके पास क्या रहेंगे हाइड्रोजन्स रहेंगे। तो इन पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन्स रहते हैं तो इनकी भी वैल्यू वैसे ही आपके पास रेंज लाई करती है, दैट इज 3.2 टू 3.8 ppm। कितनी लाई करेगी 3.8 टू 3.2 टू 3.8 ppm। अब आपके पास एमीन्स की बात करता हूं, तो एमीन्स में मैंने आपको पहले भी बताया है अगर एलिफेटिक है तो आपके पास थोड़ी सी रेंज पीछे रहती है इसकी। तो एन नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन है उसकी जो रेंज लाई करती है यहाँ पे वो 0.5 टू 4.0 ppm के बीच में लाई करती है। अब नाइट्रोजन के साथ में जो कार्बन है ना, अगर उस पे हाइड्रोजन हो तो कितनी लाई करेगी, तो इन दैट केस आपके पास जो वैल्यू लाई कर सकती है वो आपके पास 2.2 टू 2.9 ppm तक लाई कर सकती है वैल्यू। कितनी लाई करेगी 2.2 टू 2.9 ppm तक ये रेंज लाई कर सकती है। उसके बाद आपको पता है कि मेरे पास जरूरी नहीं है यही कंडीशन हो, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो अगर एरोमेटिक आपके पास एनिलीन है अगर आपके पास, इन दैट टाइम क्या सिचुएशंस रहेंगी उसमें आपके पास मैं जो नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसकी बात करता हूं। तो अगर ऐसा रहेगा तो उस टाइम आपके पास जो डेल्टा वैल्यू आएगी इसकी वो 3.0 टू 5.0 ppm के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कितनी लाई करेगी 3.0 टू 5.0 ppm। कपलिंग कांस्टेंट के लिए सेम वहां पे रिजल्ट रहता है आपके पास। कपलिंग कांस्टेंट मतलब आपके पास कितनी, आपके पास 50 हर्ट्ज आती है, और अदर कपलिंग कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि 0 हर्ट्ज मैंने आपके पास यहाँ पे बताया है, उसकी तो मुझे बात करनी ही नहीं है, मैं आपको एक बता दिया कि 50 हर्ट्ज आती है। अब उसके बाद आगे चलता हूं, अब आपके पास ये तो मैंने एमीन्स बता दिए आपको। एमीन्स के बाद आपके पास एल्डिहाइड्स भी आते हैं, कीटोन्स भी आते हैं, नाइट्राइल्स भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी बात कर लेता हूं।
तो आपके पास अगर पॉइंट्स का कुछ डिफरेंस रह जाए तो आप मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, 0.1 0.2 की, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ वैल्यूज कितनी आ रही है वो देख लेना आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास मैं अभी आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में जो वैल्यू रेंज, जो कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है, CO के साथ में जो हाइड्रोजन है, उसकी जो रेंज लाई कर सकती है, ठीक है, वो लाई कर सकती है क्या, दैट इज 9 to 10 ppm। और अगर आपके पास यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उसमें आप अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो उसकी रेंज लाई कर सकती है 2.1 to 2.4 ppm के बीच में, ये रेंज लाई कर सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दैट इज अब आपके पास मैंने कीटोन की तरफ मूव करना है। कीटोन में भी आपके पास आ सकता है अल्फा पोजीशंस। तो इन दैट केस आपके पास अल्फा पोजीशन में सेम वैसे ही रहता है जैसे आपके पास क्या है एल्डिहाइड में, 2.1 to 2.4 तक वो रेंज लाई करती है। कीटोन मैंने कर लिया। अब कीटोन के बाद आपके पास एस्टर्स आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ सकते हैं, एमाइड्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है कौन से, दैट इज एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स, सॉरी एमाइड्स, ठीक है। ये कुछ एक है नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं एक मिनट में। तो अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एस्टर्स की, तो एस्टर्स में आपके पास दो तरीके की सिचुएशंस आपके पास आती हैं और आपको कई बार पूछा भी जाता है कि जो एस्टर्स पे जो ऑक्सीजन आ रहा है ना, कार्बन CO O के साथ में जो कार्बन है उस पे आपके पास जो हाइड्रोजन है उसकी आपके पास वैल्यू बताइए। और आपके पास आपको ये भी पता होना चाहिए जो कार्बोनाइल है CO है उसके साथ में अल्फा पोजीशन जो है उस पे आपके पास जो हाइड्रोजन है उसकी कितनी वैल्यू आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर ऑक्सीजन के साथ में जो कार्बन लगा है उसमें अगर मैं बात करूं तो उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास लाई कर सकती है 3.5 to 4.8 ppm। कितनी लाई कर सकती है, 3.5 to 4.8 ppm। और अगर मैं यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो यहाँ पे कितनी लाई कर सकती है, 2.1 to 2.5 ppm के बीच में ये लाई कर सकती है। ये जो 2.1 to 2.5 रेंज है ना, ये सबके लिए सेम चलती है, एमाइड्स के लिए सेम चलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी क्या चलती है, सेम चलती है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या डिस्कस करूंगा, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए डिस्कस करूंगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है कि अगर मैं COOH ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन है उसकी बात करता हूं तो आपके पास जो डेल्टा वैल्यू आती है वो 11 to 12 हर्ट्ज आती है, सॉरी 11 to 12 ppm के बीच में आती है। और आपके पास अगर मैं बात करूं दैट इज अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसकी बात करूं तो उस पे आपके पास वंस अगेन 2.1 to 2.5 ppm के बीच में आपके पास वैल्यूज आएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, अब आपके पास बचा क्या, एमाइड्स। क्या बच गया अब आपके पास, एमाइड्स। तो अगर एमाइड है तो एमाइड में आपके पास अलग अलग सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लगा है, CONH लगा है, तो उस टाइम आपके पास जो वैल्यू लाई करेगी 5.0, कितनी बताया मैंने आपको, 5.0 to 9.0 ppm के बीच में लाई कर सकती है। कितनी लाई कर सकती है, 5.0 to 9.0 ppm के बीच में ये वैल्यू लाई कर सकती है, आ सकती है वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास मैंने आपको बोला कि अगर मेरा जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है उसकी रेंज बताऊं तो कितनी आएगी, 2.1 to 2.5 ppm, ठीक है। और अगर आपके पास नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हैं, क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स हैं, तो उस टाइम आपके पास जो रेंज लाई कर सकती है आपके पास, मतलब नाइट्रोजन के साथ में जो कार्बन है उसमें मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो उसकी जो रेंज लाई कर सकती है वो लाई कर सकती है 2.2 to 2.9 ppm के बीच में। तो ये आपके पास मैंने किसकी बात करी, आपके पास एमाइड्स की, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, आई थिंक नाइट्रो कंपाउंड्स एंड नाइट्राइल्स बच गए एक आपके पास, चलिए वो भी बता देता हूं। तो जो आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है ना उसकी जो रेंज लाई करती है आपके पास 4.1 to 4.4 ppm के बीच में लाई करती है। इसका जो रेंज है वो थोड़ी क्लोज है और आपने ध्यान रखना कि 4 के आसपास रेंज आ गई तो आपने ध्यान रखना कि किसकी आ सकती है, ठीक है। तो 4.1 to 4.4 ppm के बीच में नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करूंगा, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसकी बात करूंगा तो रेंज आएगी 4.1 to आपके पास 4.4 ppm। लास्ट में नाइट्राइल बच गया अगर आपके पास एक, तो नाइट्राइल आपके पास है आई थिंक 2.1 to 3.0 ppm के बीच में, या 2.0 to 3.1, मतलब आपके पास में 0.1 का ज्यादा डिफरेंस नहीं कंसीडर कर रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है वैल्यूज, आपके पास टेबल में दी है आप वहां से मैच कर सकते हैं।
मेरे पास अभी आपके सामने कुछ नहीं है, ठीक है, कि मतलब मैं वहां से आपके पास पढ़ के वैल्यूज बता सकता हूँ, ठीक है। आप जैसे आपने लर्न करनी है तो बोलने का मतलब मैंने भी ये लर्न की है और मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि कौन सी वैल्यू कितनी जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती है। तो इसी तरीके से मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने भी ध्यान रखना है और आपने इस वैल्यूज को लर्न करना है। तो आपके पास अभी के लिए मैंने आपको ये वैल्यूज समझा दी और काफी हद तक अगर कोई वैल्यू छूट गई होगी तो आपने उस पर ध्यान रखना है, उसको भी थोड़ा दिमाग में बिठा के लर्न करना है, ठीक है। आप जैसे ही वैल्यूज लर्न कर लेंगे, आपको मैं बता रहा हूं कि आप एनएमआर की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। अभी के लिए मैं आपके पास, मैंने क्या बोला, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो मैंने पढ़ी थी ना, n+1 रूल, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दैट इज क्या, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, जहां पे n+1 रूल चलता है। हर जगह आपके पास n+1 रूल नहीं चलता, याद रखना आपने। n+1 रूल हर जगह नहीं चलेगा और जहां जहां चल रहा है वहां वहां के लिए मैं अभी स्पेक्ट्रम डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पे n+1 रूल चलता है, वो स्पेक्ट्रम मैं डिस्कस करूंगा, उनकी मैं प्रॉब्लम्स आपके साथ में लूंगा। उसके अलावा जो अदर प्रॉब्लम्स है मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। चलिए, अब आपके पास थोड़ा सा मैं एक दो आई थिंक रेंजेस जो मैंने आपको बताई, जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस या एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनकी मैं डिस्कशन कर लेता हूं। थोड़ी थोड़ी डिस्कशन है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे हम करेंगे, अगर मुझे टाइम लगा उसमें भी, तो क्योंकि हमारे पास और रेंजेस भी डिस्कस करने के लिए है, बच जाएगी, क्योंकि लेक्चर ये बड़ा हो जाएगा नहीं तो कोशिश करेंगे हम। देखते हैं आगे कौन से लेक्चर में आपके पास कवर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं थोड़ी आपके पास प्रॉब्लम जो आपके पास रेंजेस है उसकी डिस्कशन करने वाला हूं, किसके लिए, एल्केन्स के लिए। एल्केन्स के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? एक्चुअल में आपके पास प्रॉब्लम ये है ना कि जो एल्केन्स है उसकी जो रेंज लाई करती है 0.7 टू कितने बताई मैंने, 1.7 ppm के बीच में लाई करती है। तो जो मिथाइल जो है ना, अगर मैं मिथाइल की जो हाईली शील्डेड आपके पास प्रोटोन है, मिथाइल जो आपके पास प्रोटोन्स हैं, उसकी पीक की बात करता हूं तो लॉन्गर पीक्स आती हैं उसकी। क्या आती है उसकी? लॉन्गर पीक, थोड़ी ऊपर रहती है, इंटेंसिटी क्या रहती है उसकी, हायर रहती है। लेकिन जो CH2 की बात करूं और CH की बात करूं तो इनकी इंटेंसिटी रिलेटिवली लोअर रहती है और ये वैल्यूज हालांकि काफी क्लोजर रहती है। अगर आपके पास मैं सिर्फ एल्केन्स की बात करता हूं, उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अभी अटैच नहीं है, सिंपली एल्केन है, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में अभी डिस्कस नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। मैं अभी आपके पास बता दिया कि ये है, क्योंकि मुझे अगर स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है तो स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा खुद, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो डायग्राम्स है वो खुद बनाऊंगा, वो आपके सामने तभी जाके वो दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लॉन्गर पीक्स, ठीक है, और रेंजेस कहां से कहां लाई करती हैं एल्केन्स के लिए, ठीक है। और अगर आपने कभी पता करना है कि कौन सा कार्बन किसके क्लोज है, तो उसको पता करेंगे आप किससे, आपके पास जो केमिकल जो दैट इज कपलिंग कांस्टेंट है 7 to 8 हर्ट्ज मैंने मेंशन किया, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कभी भी आपके पास 7 या 7.5 हर्ट्ज आ जाएगा, आप समझ आएंगे कि वो क्या है, CH2 के लिए है या CH3 के लिए, जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर। एल्कीन्स, एल्कीन्स के लिए मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया आपके पास बात। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि एल्कीन जो है ना आपके पास, वहां पे आपके पास विनाइलिक प्रोटॉन्स है। अगर आपके पास विनाइलिक प्रोटॉन्स है, उसकी वैल्यू तो 4.5 to 6.5 ppm तक लाई करती है। पर इशू हमारे पास क्या है, आपको मैंने एक बताई रेंज, क्या कि अगर आपके पास 1.6 to 2.6 ppm के बीच में जो वैल्यू लाई कर रही है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके पास चलती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपके पास बहुत रेयर केसेस आते हैं जहां पे आपके पास क्या, केमिकल इक्विवेलेंस एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंस वहां पे रहती है, ठीक है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहते हैं और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास वहां पे जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे के सिग्नल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो एलाइलिक प्रोटॉन्स है वो 4 बॉन्ड कपलिंग भी शो करते हैं। तो 4 बॉन्ड कपलिंग मतलब फोर्थ नंबर पे भी होंगे तब भी वो क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, और आपके पास जो सिग्नल आपके पास होगा उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो फोर्थ कार्बन पे जो दैट इज थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो एक दूसरे की क्या करेगा, मतलब फर्स्ट का थर्ड का एक दूसरे के साथ कपल करके क्या कर सकता है, स्प्लिटिंग शो कर सकता है। और उस टाइम आपके पास मुश्किल हो जाती है कि आपके पास अब मेरे पास जो है वो क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग करके अलग पैटर्न शो कर रहा है। जितना मैं सोच रहा था जैसे डबलेट ट्रिपलेट, ठीक है, वो तो आ ही रहा था, पर उसके अलावा भी आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसकी मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। एल्काइंस में आपको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है अभी आपके पास ये स्पेक्ट्रा इस रेंज में, ठीक है। तो
थोड़ा ध्यान रखना है, पर आपने बस डेल्टा वैल्यू पे कोशिश करनी है फोकस करने की। अगर आपको कभी कोई बोल दे कि हाँ ठीक है कि आपको फाइंड आउट करना है ये सिस है ट्रांस है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस डेल्टा जे वैल्यूज देखनी है। 7 to 10 आ जाए तो आप बोलेंगे कि क्या सिस है, अगर आपको मतलब सॉरी ट्रांस है, नहीं इट इज 11 to 18 अगर आपके पास आती है तो हम ट्रांस बोलेंगे, और अगर आपके पास कितनी आती है 6 to 15 आती है तो हम बोलेंगे सिस। ठीक है, एवरेज ले लीजिए और यहाँ पे उसके रेंज के आसपास मतलब आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है दैट इज आई थिंक एरोमेटिक। एरोमेटिक बड़ा सिंपल है, एरोमेटिक में तो आपको कोई मुश्किल नहीं रहने वाली, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में आपके पास मैंने बताया था 6.5 to 8.0 ppm। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जब भी आपके पास मिलेंगे उसमें जो एरोमेटिक है, जो आपके पास हाइड्रोजन्स होंगे, उसकी जो वैल्यू लाई करती है ना, वो आपके पास लाई करती है कितनी, 7.0 या 7.3 के आसपास लाई करती है। ठीक है, तो मतलब आपके पास इतनी रेंज ये लाई करती है ही है। ठीक है, तो 6.5 to 8.0 मैंने अगर बताया है तो मतलब 7.3 के आसपास जो है हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। और आपके पास ये किसकी वजह से, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से है, तो इसीलिए अब आपके पास मैं उसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि क्या रीजन है वहां पे डेल्टा वैल्यू इतनी ज्यादा जा रही है। एक्चुअल में बेंजीन में जो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कौन सी रिलेटिव पोजीशंस पे हैं, उसका पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपके पास जे वैल्यूज। आपको बोला था मैंने, अगर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो आपके पास जे वैल्यू 7 to 10 हर्ट्ज रहेगी। अगर आपके पास मेटा पोजीशन पे रहेगा तो आपके पास कितनी रहने वाली है, तब आपके पास रहेगी कितनी, 2 to 3 हर्ट्ज। और अगर आपके पास पैरा पे है तो 0 to 1 हर्ट्ज। तो उससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाता है कि आपके पास कौन सी पोजीशन पे आपके पास क्या हो सकते हैं, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो ये था आपके पास क्या एरोमेटिक के लिए। अब आपके पास मैं एल्काइंस के लिए डिस्कस करूंगा, क्योंकि एल्काइंस में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मुश्किल, जैसे कि एल्कीन्स में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ एल्काइंस में भी यही बात आती है। देखिए क्या है, मैं टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपके पास, दैट इज 1.7 to 2.7 ppm। ठीक है, तो टर्मिनल एल्काइन में अगर 1.7 to 2.7 ppm तक वैल्यू आ रही है, तो इसमें होता क्या है, मैंने यहाँ पे जे वैल्यू यहाँ पे मेंशन करी है 2 to 3 हर्ट्ज। अब आपके पास ये जो 2 to 3 हर्ट्ज वैल्यू मैंने बताई ना, तो ये कौन सी 4 बॉन्ड कपलिंग है। तो मुझे एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे क्या, कि अब आपके पास जो थर्ड कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन होगा, वो फर्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसकी जो सिग्नल है उसको तोड़ सकता है। क्या कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। कैसे ब्रेक कर सकता है, चलिए देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल लेता हूं मैंने, आई थिंक ब्यूटाइन ले लिया। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, ब्यूटाइन। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इस ब्यूटाइन में बात करूं ना, अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है आपने, अगर नहीं सब मतलब आपने यूटिलाइज करना कहीं तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, कि जो स्प्लिटिंग वैल्यूज हैं या स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स हैं वो किस तरीके से और आगे जा सकती है, कैसे आपके स्प्लिटिंग पैटर्न थोड़ा और आगे मूव कर सकता है। उसकी बात मैंने बोला 4 बॉन्ड कपलिंग, मतलब फोर्थ बॉन्ड तक कपलिंग पहुंच सकती है यहाँ पे। तो मतलब आपके पास जो थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वहां पे आपके पास फोर्थ बॉन्ड बन गया, तो ये स्प्लिट कर सकता है जो फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी जो सिग्नल को। इसका मतलब ये हुआ कि जो देखो आपके पास फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन वहां पे बताया है उसको लिख रहा हूं प्रोटॉन ए। तो प्रोटॉन ए का जो सिग्नल वहां पे मैंने बता दिया, वहां पे कितना टूटेगा, 2 में डबलेट बन जाएगा। हालांकि अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे नेबरिंग कार्बन है ना वहां पे, तो नेबरिंग कार्बन में कोई प्रोटॉन नहीं है, पर फिर भी आपके पास वहां पे जो आपके पास सिग्नल है वो क्या कर रहा है, दैट इज सॉरी नॉट डबलेट, दैट इज किस में टूटेगा, ट्रिपलेट में, क्योंकि n+1 रूल है। क्योंकि आपके पास जो थर्ड कार्बन है उस पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट कार्बन है उस पे कितना हाइड्रोजन है, 1 है, तो किस में टूट जाएगा, ट्रिपलेट में टूट जाएगा। तो मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो आपके पास, थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले जो कार्बन है उसके सिग्नल को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। अब हमारे पास अगर नोटिस करेंगे आप, तो जो आपके पास फोर्थ पोजीशन पे भी कार्बन है आपके पास, वो आपके पास जो थर्ड पोजीशन के जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू उसके सिग्नल को स्प्लिट कर सकता है। तो अगर ये स्प्लिट करेगा तो कितना बनेगा, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो हमें लग रहा है कि कितना बनेगा, 3+1, दैट इज क्वार्टेट। क्या बन रहा है वहां पे, क्वार्टेट, क्योंकि आपके पास जो फोर्थ कार्बन है उसमें आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, n+1 लगेगा 4, तो क्वार्टेट बनेगा। लेकिन अगर आपके पास, मैं बता रहा हूं कि अब आपके पास फर्स्ट कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है वो भी तो स्प्लिट कर रहा है इसको, तो जो क्वार्टेट है वो भी क्या कर जाएगा, आगे स्प्लिट कर जाएगा। तो क्वार्टेट की जो पीक्स है वो क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी आगे जाके, और स्प्लिट करके क्या बना जाएगी, डबलेट ऑफ क्वार्टेट। क्या बना देगी, डबलेट ऑफ क्वार्टेट। ठीक है,
तो यहां पे यही तो इश्यू आता है हमारे पास कि इस तरीके से आपके पास जो स्प्लिटिंग है वो क्या कर जाती है, और ज्यादा अदर पीक्स में स्प्लिट कर जाती है। मतलब जो स्प्लिटिंग आपके पास हुई थी वो तो पीक्स थी, और उनके अलावा भी आगे पीक्स जो है वो क्या कर जाती हैं, टूट जाती है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं फोर्थ कार्बन पे आपके आपके पास कितने आएंगे सिग्नल, ट्रिपलेट आएगा। कितने आएगा, ट्रिपलेट। तो ये आपके पास मैंने अभी तक एल्काइंस के बारे में बता दिया। अगर मैं इसमें एल्काइल हैलाइड्स में बात करूं, रेंजेस क्लियर हैं वहां पे। बस एक चीज ध्यान रखना कि फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। अगर फ्लोरीन होता है तो क्या करेगा, वो भी आपके पास N+1 रूल की तरह ही फॉलो होता है। मतलब अब आपके पास देखिए, अब आपके पास मैंने बताया कि अगर CH और फ्लोरीन है तो आपके पास 2 बॉन्ड कपलिंग होती है, 50 हर्ट्ज वैल्यू आती है। ये क्या कर सकता है, जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसकी स्प्लिटिंग कर सकता है सिग्नल की। अगर वो स्प्लिटिंग कर देगा तो मतलब आपके पास वहां पे क्या बन जाएगा, डबलेट। क्या बन जाएगा वहां पे, डबलेट। क्योंकि आपके स्पिन कितनी है, 1/2, तो आपके पास N+1 रूल लगेगा वहां पे, और स्प्लिटिंग करके यहाँ पे डबलेट बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके कार्बन की क्लोज कहीं फ्लोरीन तो नहीं है, तो जहां पे आपके सिंगलेट आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे डबलेट। तो ये आज के लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे जो आपके पास अदर रेंजेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें पता चली, बहुत सारी आपको नई चीजें पता चली इसमें, कि कैसे आपके पास जो स्प्लिटिंग पैटर्न है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और आपके पास ब्रेक कैसे कर सकता है। आपको पता चला यहाँ पे कितनी मैंने रेंजेस बताई आपके पास NMR की, जे वैल्यूज आपको बताई, ठीक है। तो ये सारा का सारा अगर आपके पास वैल्यूज पता है ना आपको, आप NMR जानते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, आप NMR नहीं जानते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है, जो आपके पास मैं मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में आपके पास डिस्कस कर चुका हूं कि आपको एक रेंजेस दूंगा और वो आपको लर्न करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है आपको, लेकिन आप बैठ जाइए अब आपके पास, और इन वैल्यूज को लिखना शुरू कर दीजिए। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार लर्न करेंगे, और जितनी लर्न करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज बता देना, कोशिश करूंगा मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।